तो हेलो मेरे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 10 साइंस की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के यानी कि विज्ञान के पूरे बुक के 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा ना। अगर आपने पूरे साइंस के इन 50 क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 70 में 70 कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जैसे ही क्वेश्चन बैंक आया, मैंने उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे ना और जो हमारे बुक हैं, दोनों को इंक्लूड करके मैंने आपके लिए ढूंढा है 50 टॉपिक। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी साइंस के टीचर से जाकर पूछ लेना कि सर जी क्या ये 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी यही कहेंगे भैया यही 50 टॉपिक तो बार बार आते हैं। तो आज मैं एक एक चैप्टर से 50 टॉपिक ढूंढ कर लाया हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को नोट कर लेना, नहीं तो अगर वीडियो फिर चली गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। तो क्लास 10 साइंस 2026 वाले स्टूडेंट मात्र ये 50 टॉपिक साइंस के पढ़ लो, 70 में 70 लेकर आओगे। और इसमें जो हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा टारगेट है बच्चों इस बार 70 में 70 का, ठीक है। हाई स्कूल ही वो क्लास है भैया जिसमें आप टॉपर बन सकते हो, और जो आपके मम्मी पापा आस लगाए बैठे हैं ना कि हमारा बेटा कुछ बड़ा करेगा, हमारी बेटी कुछ बड़ा करेगी, उनका जो सपना है ना उसको आप ही लोग पूरा कर सकते हो। इसमें सारी चीजें लगभग इजी होती हैं। अभी मौका है आपके पास, बाद में रोना पड़ेगा, समय है सुधर जाओ। तो बस इतना टॉपिक पढ़ लो, पूरे बुक का ये निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 8-10 दिन बैठकर मैंने ये 50 टॉपिक आपके लिए लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को देखते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की क्लासेस भी आपको टाइम से मिलती रहे। देखो भैया, 50 महत्वपूर्ण टॉपिक, 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम एक एक करके अब समझेंगे। ध्यान से समझना, एक एक को नोट कर लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ सारे बच्चे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है ना, इससे संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको तैयार कर ही लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की ये कैटेगरी में आता है, ठीक है। 50 जो सबसे स्पेशल टॉपिक है वही मैं आज बताऊंगा। दूसरा है बच्चों ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता देना कि इसमें से कितने टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं या कितने टॉपिक आपको आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। भैया, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, रासायनिक समीकरण होते हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करने की विधि क्या है, ये भी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन और इसका एग्जांपल आपको आना चाहिए। मतलब अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, कितना पीएच होगा तब वो अम्ल होगा, कितने पीएच से कम होगा तब वो क्षार होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण ये आपको क्लियरली आना चाहिए, ये ध्यान रखना। पांचवा टॉपिक है बच्चों बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा हम कैसे बनाएंगे। तो ये 5 टॉपिक आपके हो चुके हैं। एक फ्रेम में 5 टॉपिक मैंने आपको बताया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, अभी नोट्स कर लेना अगर नोट करना होगा। पीडीएफ चाहिए फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है। ये हो गया। चलो भैया 6 नंबर टॉपिक पे आ जाओ। अब ऐसा मत सोचना कि सर जी टॉपिक बता रहे हैं, हम देख रहे हैं,
एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक टॉपर और एक आप में डिफरेंस क्या होता है? आखिर टॉपर भी तो एक आदमी ही है, वो भी एक लड़का ही होता है, तो वो टॉपर कैसे बनता है? उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है। अगर उसने टाइम टेबल बना लिया कि मैं इसी टाइम टेबल से पढ़ूंगा ना, तो कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना हो, वो उसी टाइम टेबल से पढ़ेगा। ठीक है, उसको किसी से मतलब नहीं है, जब वो टाइम टेबल है तो वो उसी से पढ़ेगा। कंसिस्टेंसी आपके अंदर भी होनी चाहिए। पता लगा बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं कि मुझे 6 बजे शाम को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब किसी दोस्त का कॉल आ गया, चल भाई खेल आते हैं क्रिकेट उर्केट, ठीक है, बस वो चल दिया, मतलब कंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं है। यही सबसे बड़ी कमी है, यही डिफरेंस है। बाकी हाथ, नाक, कान, आंख सब आपके बराबर ही होता है, सब दो दो हैं। 6 नंबर देखो, धावन सोडा बनाने की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धावन सोडा को कैसे बनाएंगे, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब जो जो टॉपिक हम लिखे हैं ना, ये सब 5 स्टार वाले टॉपिक हैं। ठीक है, ये रोड साइड वाले नहीं है। 7 नंबर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे मैं एक एक करके इन सबको पढ़ा रहा हूं, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर फुल टॉपिक सॉल्यूशन, मतलब इन सारे टॉपिक का आप सॉल्यूशन बताइए, तो मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगा। मैं एक सीरीज चला दूंगा जिसमें 5-5 टॉपिक करके हम 10 दिन में ये सारे 50 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ये ध्यान रखना, बस आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, बस वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है, सपोर्ट मिलेगा, फैमिली बढ़ेगी, तो हमारा भी भाई मन लगेगा कि हाँ मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है, तो कुछ मजेदार, कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहिए। 8 नंबर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाओं में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। धातु और अधातु चैप्टर में देखो, धातु और अधातु क्या होता है, ये भी बहुत स्पेशल है। देखो अभी हम केमिस्ट्री के टॉपिक देख रहे हैं, हमारा जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में है, जैसे एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी बाय द वे हम केमिस्ट्री देख रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ रहे हैं। फिर हम अभी इसके बाद फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इन सब का भी जानेंगे। ये ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री हमारे बोर्ड एग्जाम में 10th में 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, और फिजिक्स और बायोलॉजी से 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 70 नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद में विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टॉपिक बहुत स्पेशल है। अब इन सबको पढ़ना भी है, यही टॉपिक नहीं देख लेना कि हाँ सर जी बता दिए 50 टॉपिक देख लिए काम हो गया, इनको एक एक करके पढ़ना भी होगा, जो आपका काम है। ठीक है, बाकी मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा भाई, मेरा काम है मार्गदर्शन का। अब आपका हाथ पकड़ के तो मैं पढ़ाने आऊंगा नहीं कि बेटा उठ पढ़। ठीक है, इसके बाद में 11 नंबर है, संतृप्त और असंतृप्त, ये क्या होता है। बस इतने टॉपिक हो गए आपके सेकंड फ्रेम में। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तुरंत। चलो चलते हैं भैया टॉपिक नंबर 12 पे। चलो 12 वाला टॉपिक है सजातीय श्रेणी क्या होता है। टॉपिक बहुत स्पेशल है, सजातीय श्रेणी क्या होता है। देखो हमारे केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो केमिस्ट्री का भाग है, वो फाइनली फिनिश होने वाला है। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं केमिस्ट्री के, 15 टॉपिक। ठीक है, इसके बाद में आईयूपीएसी नामकरण आपको करना आना चाहिए। कैसे हम एल्कोहल्स का आईयूपीएसी नाम करेंगे, एल्केन, एल्काइन, ये सब एल्कीन, इन सबको आना चाहिए। उसके बाद में एल्कोहल, एल्डिहाइड, इन सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे इनका नामकरण करेंगे, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मेथिल अल्कोहल को ले लीजिए, इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछें तो क्या कहोगे, मेथेनॉल होता है, क्योंकि इसमें ऑल जुड़ता है पीछे। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। 14 नंबर है साबुनीकरण अभिक्रिया, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, इसके बाद में एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके यहां पे 15 टॉपिक थे बच्चों केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। अब हम चलेंगे बायोलॉजी वाले पोर्शन पे। ठीक है, मतलब अपने बायोलॉजी वाले पोर्शन पे चलते हैं, जिसपे 16 नंबर टॉपिक है पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया हम जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन होना जरूरी है, तो उसको पचाने के लिए ना, उसका पाचन करने के लिए हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जिससे हम कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा और स्टूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र के बारे में आपको आना चाहिए। फिगर पूछा जाएगा बायोलॉजी में, तो फिगर बनाना भी आपको आना चाहिए। श्वसन
श्वसन तंत्र क्या होता है भैया, जैसे खाते हैं चलो ठीक है, हेल्थ है हमारा, ठीक है, लेकिन सांस लेना भी जरूरी है। सांस नहीं लोगे, अभी ऑक्सीजन ना मिले आपको तो तुरंत ही भैया टाइम फिस हो जाएगा। तो श्वसन तंत्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से तो हम सांस लेंगे, फेफड़े ये सब जो हमारे अंदर होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र भी आपको आना चाहिए। फिगर बनाना भी सबका सीख जाना, फिगर पर भी मैं वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो 18 नंबर टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चा पार्टी। 18 नंबर उत्सर्जन तंत्र। अब जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, वैसे उत्सर्जन तंत्र भी होता है। जैसे जो कुछ चीजें हम खाते पीते हैं ना, उसको उत्सर्जित भी तो करना है, नहीं तो सब इकट्ठा नहीं हो जाएगा पेट में, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र भी हमारे अंदर पाया जाता है। जैसे किडनी देखा जाए तो ये उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। टॉयलेट लोग करते हैं तो ये सब उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 19 नंबर, लैंगिक जनन क्या है भैया। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है। जैसे मनुष्य भी लैंगिक जनन के द्वारा ही जनन करते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर का, ठीक है। फिर अलैंगिक जनन क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, ये दोनों टॉपिक पढ़ना है हमारे बायोलॉजी में। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें जनन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। उसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही चीजें हैं जो यहां पे टॉपिक के रूप में आपको सारी चीजें पढ़नी है। फिर भैया परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन। कहा गया है ना कि पराग कणों का परागकोश से जो होता है ना वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, ठीक है। तो ये परागण भी आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परागण के अंतर्गत जैसे स्वपरागण, पर परागण, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 22 पे आ जाओ बच्चों, पुष्प की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना के बारे में सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब पुष्प की जो संरचना होती है कैसी होती है, कौन सा पार्ट कहां होता है, कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नर तथा मादा जनन तंत्र क्या होता है भैया, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसका फिगर भी रेगुलर पूछा जाता है, चित्र वर्णन करने को भी पूछा जाता है। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़े ना, फिगर भी आपको आना चाहिए, फिगर भी अपने दिमाग में रख लेना। एक दो बार बनाना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस ही तो एक विद्यार्थी को परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस करते रहो चीजों की, तभी समझ पाओगी, ठीक है। फिगर बना बनाकर अगर एक दो बार बना लिए, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कहा गया है ना कि कोई चीज अगर ना याद हो तो उसको लिख लिख कर याद करना चाहिए। चलो पहले इसका एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट, ठीक है। चलो 24 पे आ जाओ बच्चे पार्टी, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। भैया डीएनए और आरएनए क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसको भी पढ़ लेना। मतलब डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। भैया आप बायोलॉजी पढ़ो, उनकी उसमें मेंडल का नियम यानी कि आनुवंशिकता का नियम ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। चाहे आप 12th में जाओगे चाहे 10th में हो, आपको आनुवंशिकता का नियम तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसका अलग से चैप्टर रहता है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण मतलब मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, जैसे हम हैं तो हम मेल हैं, एक फीमेल है, जैसे मान लीजिए मैंने शादी की तो एक फीमेल है मेरे साथ, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होगा तब बच्चे पैदा होंगे। अब बच्चा जो पैदा होगा उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा, मतलब क्या होगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो होता क्या है ना कि जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। जैसे हमारे समाज में अगर कोई लड़की है, शादी वादी हो गई और उसको लड़की पैदा हो गई, तो समाज वाले जो दोष है ना वो महिलाओं को देते हैं। ये बिल्कुल गलत है भैया, क्योंकि जो बच्चे का जो संतान का लिंग निर्धारण होता है ना कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। क्योंकि एक पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है और एक स्त्री में XX गुणसूत्र होता है। मतलब लिंग गुणसूत्र की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। दो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, तभी तो 46 हमारे अंदर टोटल गुणसूत्र होते हैं, 46 यानी कि 23 जोड़ी, ओके। तो होता क्या है, जब ये हमारे भैया
पुरुष का x महिला के x से मिलेगा तो यक्स यक्स होगा, मतलब ये लड़की पैदा हो गई, ठीक है। और जब पिता का y गुणसूत्र महिला के x गुणसूत्र से मिलेगा तो यक्स y होगा, मतलब भैया ये लड़का पैदा हो गया, लड़का हो गया। तो देखो यहां पे जो मेन जो योगदान है ना वो पिता के लिंग गुणसूत्र का होता है। जैसे पिता का यक्स जब महिला के यक्स से मिला तभी तो यक्स यक्स बना, यानी कि लड़की पैदा हुई। तो आखिर दोष महिलाओं को क्यों दिया जाए भाई, ये गलत है, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो दोष देते हैं। और दूसरा y गुणसूत्र पिता का और यक्स से मिलेगा तो यक्स y बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो लड़का होता है ना उसका लिंग निर्धारण जो है वो पिता पर पूर्णतः डिपेंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लड़की पैदा होगी वो पूर्णतः महिला के कारण ही हुई है, नहीं। यक्स जब पुरुष का मिलेगा महिला के यक्स से तभी यक्स यक्स होगा, ठीक है। 28 मानव मस्तिष्क क्या होता है। भैया हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, इसके बारे में भी पढ़ लेना, इसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लेना। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। इसके बाद में तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तंत्रिका तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र है ना, वैसे तंत्रिका तंत्र भी हमारे अंदर होता है। तो ये सारे टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मौका मैं देता हूं, मौका सबको मिलता है लेकिन टॉप पर वही बनते हैं भैया जो मेहनत करते हैं। मौका तो सबके पास है, समय उतना ही है, टाइम उतना ही है, बुक्स वही है, सिलेबस वही है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं 50-60% पर रह जाते हैं, 70%। कुछ बच्चे 95-97 लाकर टॉप कर जाते हैं, ठीक है। सारी चीजें सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो है कंसिस्टेंसी का और मेहनत का। मेहनत करोगे भाई तो आप ही उस लिस्ट में आओगे, क्योंकि किसी भी टॉपर से पूछोगे कि भाई तूने 97% तुम कैसे ले आए, तो वो यही कहेगा यार मुझे विश्वास तो नहीं था, बस कॉपी लिखकर आ गए और अच्छे से पढ़े थे, आ गया। देखो बिलीव किसी को नहीं होता, आप हैं बहुत ब्रिलियंट, ठीक है, लेकिन आप ये कभी नहीं सोचेंगे यार मेरा 97 आ जाएगा, कभी आपके दिमाग में नहीं आ सकता, या 92 इतना आ सकता है, ठीक है, लेकिन आ जाता है, मेहनत करोगे सब पॉसिबल है, ठीक है। 30 नंबर। अब फिजिक्स पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों, यानी कि 15 क्वेश्चन हमने लगभग देखे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। अब 20 क्वेश्चन होंगे हमारे फिजिक्स के। फिजिक्स पे देखा जाए तो 25 नंबर का ये पूरा आता है भैया, बहुविकल्पीय सब कुछ मिलाकर, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है भैया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब इसमें प्रकाश का चैप्टर तो आपको पढ़ना ही होगा, जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या है, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, दोनों नियम आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, अनंत पर हो, ऐसा, ठीक है। बाकी लेंस की क्षमता क्या होती है, मैंने बताया था P = 1/f मीटर में, ठीक है। ये होती है बच्चा पार्टी लेंस की क्षमता, P = 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर में, क्योंकि जो 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर, तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे फोकस दूरी ना, तो ऊपर 100/f कर देंगे, मतलब P = 100/f सेंटीमीटर में, ओके। 35 देखो बच्चों, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब नेत्रों में दोष पाया जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको चश्मा बनाकर दिया जाता है, क्योंकि उनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो अगला टॉपिक 36 नंबर, दूर दृष्टि दोष। मतलब दृष्टि दोष में आपको निकट और दूर दोनों पढ़ना होगा, ओके। फिर आ जाते हैं भैया मानव नेत्र, जो हमारा ह्यूमन आई है ना, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा कि मनुष्य का नेत्र जो है उसमें क्या क्या होता है, रेटिना कहां होता है, कहां पे पुतली होती है, कहां पे क्या होता है, ये सब डिटेल्ड पढ़ना होगा भैया। तो मानव नेत्र के बारे में इसका फिगर उगर बना के ना, जहां जो पार्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। फिर ओम का नियम भैया, क्लास 10 फिजिक्स में ओम का नियम ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, धारा वाले चैप्टर में। तो ओम का नियम आपको जरूर पढ़ना है, पढ़ा होगा आपने, V = IR, ठीक है।
ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विद्युत धारा क्या होता है भैया, I इक्वल टू क्यू अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं, मात्रक एम्पियर होता है या कूलाम प्रति सेकंड कह सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, R इक्वल टू वी अपान आई, यानी कि धारा का मात्रक ओम होगा या वोल्ट प्रति एम्पियर भी होगा, ठीक है। सॉरी, धारा नहीं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या आप इस फॉर्मूले से वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। फिर श्रेणी क्रम संयोजन भैया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन जब हम करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे फॉर्मूला होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में अगर आप प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला, R4 है तो R4 R5 कर सकते हैं। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स वाले पोर्शन में। फिर समांतर क्रम संयोजन में मैंने बताया 1 अपान R इक्वल टू होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ऐसे फॉर्मूला होता है ना। हो गया काम भैया, समांतर क्रम संयोजन भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये तो गारंटी है भाई, ठीक है। समझ रहे हो। कुछ बच्चे होंगे ना जो 10-15 क्वेश्चन देखकर चले गए होंगे, यार छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। देखो भैया, ना तो कल कभी आया है ना आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं यार आज छोड़ो, आज चलते हैं, कुछ मजे लेते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्रिकेट विकेट खेलते हैं और कल हम पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, कल पे छोड़ोगे तो कल कभी नहीं आएगा। कल आ भी गया तो उसको भी कहोगे आज, ठीक है। तो कल आता ही नहीं है तो क्या होगा। 43 चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं भैया, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बायो-सेवर्ट का नियम चुंबकों वाले चैप्टर में बहुत स्पेशल है। बायो-सेवर्ट जी ने जो नियम दिया था वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डेल्टा बी जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। लंबाई जो दूरी जो है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, ये सब, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम बहुत ज्यादा आता है भैया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। फिर आते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूं भैया, ध्यान से समझ लेना, नोट कर लेना, पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 47 पे आ जाते हैं। 47 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे का नियम कोई भी हो, चाहे वो ओम का नियम हो चाहे फैराडे का नियम हो, नियम को तो छोड़ना नहीं है। एक ही नियम बना लो, जितने नियम हैं सबको खल्लास कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। ओजोन परत का अपक्षय जो हो रहा है, अवक्षय जो हो रहा है, ये भी आप पढ़ लेना, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओजोन परत का सिकुड़ना, ठीक है, इसका अवक्षय होना, इससे प्रॉब्लम्स होंगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा, जो भी होगा उसके बारे में पढ़ लेना। ऊर्जा के स्रोत, इसके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़े तो स्टूडेंट फाइनली आज का जो हमारा क्लास है ना वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साइंस के टॉप 50 यानी कि 50 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक को आज मैं आपको बताऊंगा, और फाइनली वो मैंने बता भी दिया। क्वेश्चन बहुत स्पेशल है भाई, ये 50 टॉपिक आप लोग पढ़ लेना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, फटाफट कमेंट कर देना। कमेंट करके ये भी बता देना इन 50 टॉपिक में से आपको कितने टॉपिक पता है, मतलब आपके कितने टॉपिक प्रीफियर हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।